मतलब मेरे जैसे आदमी से एट्रोसिटी कितनी हुई कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर में हो। मैंने अगर कहीं नाश्ता कर लिया मेस में, पहले मेस में खाने का अधिकार नहीं था हमको। ओह, पहले तो हमको हॉस्टल में कमरा नहीं दिया जाता था। हाँ, तो हॉस्टल में हमने कमरा लेने के लिए लड़ाई लड़ी। तो कुछ समय के बाद उन्होंने रात में 2 बजे के लगभग हमला कर दिया मेरे ऊपर। लाठी, सरियाँ और तलवार इतनी मारी मेरे शरीर में, पूरे पीठ में 1 इंच जगह नहीं थी जिसमें घायल नहीं हुआ हूँ। मैं पर्चा भरने जा रहा था, हमारे लोग कह रहे थे कि पर्चा भर ही नहीं सकते यहाँ। क्यों? कि महाराजा के खिलाफ कोई भी कैसे लड़ सकता है, पर्चे नहीं भर सकते। तो मैंने कही जी भर तो दिया मैंने, कि नहीं ये झूठा कागज है। मायावती जी, एक तो वो पैसे के प्रति ज़्यादा उनका लगाव था, दूसरा उनमें एक और चीज़ थी कि मेरे से आगे कोई नहीं होना चाहिए। अब मेरा कांशीराम जी से बहुत पुराना रिश्ता, पर कोई भी कहे मुझे रुकना नहीं है। अब उन्हें ये लग गया था कोई रास्ता, हाँ, रास्ते में रोड़ा उन्हें लग गया था। बस वो वहाँ से मुझे समझा के गए और वो हैदराबाद के स्टेशन पर उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। तो हॉस्पिटल में साहब से मिलने गया, मुझे मिलने नहीं दिया मायावती जी। बस ये है। और वो दूसरे दिन मेरे को पार्टी से निकाल दिया। और जैसे ही मैं घर आया तो मेरे घर पर छापे डलवा दी। जब तक ये सारा समाज एक नहीं होगा, समानता में नहीं आएगा, तब तक हम भारत को विकसित देश नहीं बना पाए। हम हर युद्ध हारते क्यों थे? क्योंकि हमारे देश में एक ही वर्ग को तलवार चलाने का मौका दिया। अब वो तलवार चलाने का अवसर अगर सभी को दे दिया जाता कि भारत कभी नहीं हारता। ये मैं ऐसा मानता हूँ। जंगल और आदिवासी, मछली और पानी निकाल दीजिए, मछली मर जाएगी। आदिवासी को आप हटा दीजिए, जंगल काट दीजिए, आदिवासी जिंदा नहीं रहेगा। आप लिख लीजिए आज। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। आदिवासी प्रकृति पूजक है, प्रकृति, ठीक है। और दुनिया में कई ऐसी कम्युनिटी हैं जो आज भी रिलीजन लेस हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है अभी भी। हमारे देश में आदिवासी भी ऐसी कम्युनिटी है जिसका कोई धर्म नहीं है। अगर आदिवासी को आपने हिंदू बना दिया, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ना मैं नास्तिक हूँ, ना मैं आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनेता हैं, वो बहुत ही सीनियर है और समाज के वंचित वर्ग की अगुवाई करने वाले जो लीडर्स हैं, जिनकी आवाज़ में और जिनकी वाणी में एक फायर भी होता है और वो फायर कई बार बहुत हलचल भी मचाता है, बेचैनी पैदा करता है समाज में। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक फूल सिंह बरैया जी। बहुत स्वागत करता हूं बरैया साहब। धन्यवाद। पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा पीछे लौटकर आपकी यात्रा पर भी बात करेंगे बरैया साहब। कहाँ जन्म हुआ, किस तरह का परिवार था और बचपन में किस तरह की चुनौतियों को आपने देखा और उन चुनौतियों के बीच में पढ़ाई को आपने भी एक उपकरण बनाया और इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की और आगे बढ़े। थोड़ा सा याद करके बताइए ज़रा हमको। मेरा जन्म है जिला भिंड का मेहगांव विधानसभा में। मेहगांव जी। और गांव का नाम है चंदन सिंह का पुरा। वहाँ मेरा जन्म हुआ था जी। और जन्म के जब मैं पढ़ने लिखने के लिए गांव में स्कूल था और पढ़ाई लिखाई की, फिर मेरा लगा कि मुझे आगे बढ़ के पढ़ना चाहिए। जब मैं समझने की बात आ गई कि नहीं पढ़ना चाहिए, फिर मैं उसमें पढ़ाई लिखाई में लगा और मैं फिर जो है इंजीनियर की डिग्री हासिल की मैंने ग्वालियर से, MITS से। और फिर जो है मैं उसी बीच में बहुत ही ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ एट्रोसिटीज के कारण जी। मतलब मेरे जैसे आदमी से एट्रोसिटी कितनी हुई कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर में वो भी। तो मैंने अगर कहीं नाश्ता कर लिया मेस में, पहले मेस में खाने का अधिकार नहीं था हमको। ओह, ये कब की बात है? 80 के दशक नहीं की? नहीं, ये थी 82 के लगभग, 82 के 82, 83। जी जी। तो हमने कि तो फिर हमने लड़ाई लड़ी और फिर हम उसमें ज्वाइन किए। लड़ाई अब शुरू से
पता नहीं क्या लड़ाई लड़ने का ऐसा एक जज्बा रहा रहा, हम नहीं लड़ेंगे, तो फिर हम लड़ने भी लगे और 2-4 बार ऐसा हुआ कि कोई करे, फिर उसमें सम्मिलित हो गए, फिर वो मामला खत्म हो गया। जी जी। फिर हमने कहा नहीं, हम आवाज़ उठाएंगे, इन लोगों के साथ अन्याय होता है जगह जगह पर। तो फिर हमने वहाँ भी जो कॉलेज की राजनीति होती है वो भी हमने की। तो वहाँ हमने अपनी तरफ से किसी को जितवाने के लिए लड़ाई भी, और जिसकी भी समस्या है, चाहे भोपाल की समस्या है तो हम रैली लेके भोपाल आते थे, और वहाँ की समस्या है तो वहाँ जाते। आप किसी दल से जुड़े थे? नहीं, कोई दल नहीं। नहीं, कोई नहीं। बस इसी बीच में जैसे में हम लोग ज़्यादा आगे बढ़े और ऐसा लगा कि ये आदमी, मतलब सामने वाले को पता नहीं लगता, क्यों लगता है, अब सामने वाले ही बताएगा कि ये ज़्यादा कर रहा है। तो मेरे को पहले तो हमको हॉस्टल में कमरा नहीं दिया जाता था। हाँ, तो हॉस्टल में हमने कमरा लेने के लिए लड़ाई लड़ी। लोगों को बड़ा वैसा लगा कि ये रहने भी लगे। तो कुछ समय के बाद उन्होंने रात में 2 बजे के लगभग हमला कर दिया मेरे ऊपर, और हमला कातिलाना था टोटल। लगभग 150 छात्र होंगे पूरे हॉस्टल के, लाठी तलवार लेकर के वो मेरे पीछे पड़ गए। कमरे में पहले आए तो मैंने कहा अब एक आदमी से तो लड़ा जा सकता है, 2-4 से लड़ा जाए, इतनों से कैसे लड़ेंगे। तो जब भीड़ पीछे पड़ती है तो आदमी फिर सोचता है कि कहीं कैसे भी बच जाऊं। तो मैं जैसे दौड़ रहा था लॉबी में, और सीमेंटेड थी चिकनी, तो मैं गिर गया, उस पे ही गिर गया, और मेरे पीछे मेरे ऊपर एक वहाँ का वेट लिफ्टर था, वो मेरे पीछे ऊपर गिर गया। अब उन्होंने लाठी, सरियाँ और तलवारें इतनी मारी कि अब पता नहीं उसके शरीर में कितनी लगी, मेरे शरीर में पूरे पीठ में 1 इंच जगह नहीं थी जिसमें घायल नहीं हुआ हूँ मैं। ये पोजीशन थी। अब बचने का कारण मेरा ये था कि वो बहुत हैवी वेटेड था, तो मेरे पीछे आ गया, तो वो काफी वो सहन कर गया। वो भी आपको मारने के लिए दौड़ रहा था? या? नहीं, वो भी मारने के लिए दौड़ रहा था। वो भी मारने गलती से फिसल गया। उन्हीं के उसका था। तो फिसल के मैं गिरा तो मेरे ऊपर गिर गया। तो काफी उसके ऊपर ये हमला सहन कर लिया शायद उसने। अब फिर उसमें से मैं निकला तो अब मेरी स्थिति चलने लायक नहीं थी। तो अब मुझे हॉस्टल से बाहर ले जा करके 2-3 लोग आए और कट्टे मट्टे और पिस्टल ले करके और मार। मैंने कहा अब ठीक है, अब मारेगा तो अब क्या करूँगा, इतना कोशिश होती है, होता है। इसी बीच में कोई आवाज़ आई कैसे भी, तो वो आवाज़ सुन करके वो लोग भाग निकले। तो फिर उसी बीच में मैं भी निकल गया। ऐसे करके मेरा हुआ। तो फिर मेरा मन जो है एक तरह से विचलित हो गया। अब मैंने कि नहीं, ये तो समाज ठीक नहीं है, ये बेकार है। मैंने ऐसा सुना भी नहीं था, देखा तो अलग बात है, सुना भी नहीं था। तो फिर मैं मेरा मन विचला। तब मेरा कांशीराम साहब के प्रति मैंने कही, अब मैं दिल्ली भी गया, इधर भी गया, तो दीवालों पे लिखा रहता था अत्याचार की घटनाएं, कहीं कुछ ऐसी। मैंने इनसे मिलूं, हम लोग उनसे मिले थे। तो फिर उनसे बहुत लगाव ऐसा हो गया कि अब हमने किया हम पढ़ने जाएंगे नहीं, इतना लगाव हो गया। उनके साथ हम काम करने लगे, घूमने लगे। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं पढ़ भी लिया जाए। तो साथ साथ में दोनों काम हम करते गए। फिर उनके साथ में लगा और धीरे धीरे करके पहला चुनाव पार्लियामेंट का ग्वालियर से लड़ा। ये मेरा अभी ये कब की बात है पहला चुनाव? ये 89 जी। सिंधिया जी थे, बड़े वाले सिंधिया जी। हाँ, उनके खिलाफ सिंधिया जी। जी। कितने वोट मिले आपको? उस समय मुझे पहली बार लगभग मैं चुनाव लड़ गया, यही बड़ी बात है। क्योंकि मैं पर्चा भरने जा रहा था, हमारे लोग कह रहे थे कि पर्चा भर ही नहीं सकते यहाँ। क्यों? कि महाराजा के खिलाफ कोई कैसे लड़ सकता है, पर्चे नहीं भर सकते। तो मैंने कही जी भर तो दिया मैंने, कि नहीं ये झूठा कागज है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ भी जाए गांव में लोग स्वीकार नहीं करें कि नहीं पर्चा भर ही नहीं सकते, ऐसा कानून ही नहीं है। मैंने कहा ये कानून है तभी तो भरा है, कलेक्टर को मैं पूछवा दूं कि नहीं, वो कलेक्टर भी झूठ बोल देगा। मतलब ऐसे लोगों में अकाट्य वो थी। वो 36,000 कुछ वोट मुझे पड़े। फिर तैयारी की मैंने। तो अगली बार जो तैयारी मैंने की तो उसमें क्या हुआ कि वो बीजेपी हट गई पीछे। फिर मेरा डायरेक्ट इलेक्शन हुआ
ये लड़े उस पार्टी से, कोई सूरज पार्टी बनाई है। कांग्रेस के भूषण साहब थे कांग्रेस की तरफ से, तो फिर मेरी फाइट डायरेक्ट हो गई उनसे। तो उसमें फिर मुझे 140 के लगभग वोट पड़े और भूषण साहब को पड़े 27-28 हजार कांग्रेस के उम्मीदवार। बस ये हाँ सफर है। एक चीज़ जो हमने सुनी, मायावती जी आपसे कुछ भयभीत हो गई थी या आपके विरुद्ध भड़का दिया गया था, और बहुजन समाज पार्टी का पतन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जितनी ये उम्मीदों की किरण समाज के कमज़ोर तबके की बनी थी, इसकी विफलता के पीछे क्या कारण है? टिकट बिकते थे, मायावती जी बड़ी ऐसे आरोप लगते रहे, बड़ी हैवी फीस लेती थी, क्या सच्चाई है इसमें? मायावती जी दो उनमें ऐसी कमियां कहें या उसको उनका शौक होना चाहिए। एक तो वो पैसे के प्रति ज़्यादा उनका लगाव था, पैसे के अलावा वो कोई बात सुनना चाहती नहीं थी। दूसरा उनमें एक और चीज़ थी कि मेरे से आगे कोई नहीं होना चाहिए, ये ईगो कह सकते हैं इसको, ईगो। अब कंडीशन ऐसी बनी कि अब मेरा कांशीराम जी से बहुत पुराना रिश्ता, मतलब मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बात का असली व्यक्ति यही हो सकता है, ये कहा उन्होंने। तो मेरे साथ अटैचमेंट उनका बढ़ गया ज़्यादा। और आप ये कह रहे हैं कि मायावती की जगह वो आपको भी देख रहे थे जी उस जी समय? जी जी। तो उन्होंने फिर यहाँ पर महू है नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली, तो एक बार वो मेरे को अकेला ले गए एक बार। तो मैंने कहा साहब ये है, ये बैरक है और इसमें एक पेड़ खड़ा था, ये शायद इमली का पेड़ था वो, ऐसा बताते हैं लोग। और बाबा साहब का जन्म हुआ तो यहीं खेलते थे, इसी पेड़ पे चढ़ते थे, ऐसे बताते रहते वहाँ के लोग जिन्हें देखा है। सुबह ये मैं सुना रहा था उनको, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और पेड़ के पत्ते लेकर के और चबाने लगे। तो अब इधर आ, अब नहीं, मैं ज़्यादा सुन नहीं पाऊँगा, इधर आ। तो मैंने कि बताओ साहब कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने कही मुझे बड़ी मतलब हंसी जैसी आई। मैंने कहा आज क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप उल्टी बात क्यों कह रहे हैं? कि नहीं उल्टी बात नहीं है, तू आज वादा कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने घोषणा की, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर ने जहाँ पहली सांस ली है, कांशीराम वहाँ अंतिम सांस लेना चाहता है। मैंने कहा इसका मतलब कि मतलब ये है कि मुझे अब यहीं रहना है, इसके लिए मुझे तू सरकार बना के दे मध्य प्रदेश की। बोल बना के देगा? मैंने कहा साहब मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। कितना टाइम? मैंने कहा मुझे कम से कम 2 महीने चाहिए। 2 महीने उनने मुझे दिए और वो हमने उनको विदा कर दिया था। 2 महीने में मैंने फिर कैलकुलेशन किया मध्य प्रदेश का कि कितनी यहाँ की वास्तविक जनसंख्या है, कितनी वोट है, किस कम्युनिटी के कितने। जातिवादी देश है, तो जब तक जातिवादी देश रहेगा तब तक जातियों का वोट में महत्व है। फिर मैंने कैलकुलेशन करके उनके सामने ले गया। मैंने कि बना के दे सकता हूँ, मैं सरकार बना के दे सकता हूँ। ठीक है। ये किस समय की बात है? ये लगभग कहना चाहिए ये होगी 2000, अगला इलेक्शन होना था 3 में। तो ये बात होगी, दिग्विजय सिंह जी का आखिरी टर्म था। हाँ राइट। तो 98 और 99 के बीच का ये है। तो मैंने कहा साहब मेरा ये फॉर्मूला है। उस समय ट्रायंगुलर फाइट हो तो उसमें 60 लाख वोटों पे सरकार बन जाती। अच्छा, ट्रायंगुलर में जी। तो मैंने कहा ऐसे में आपको पूरा मध्य प्रदेश जीत के दे सकता हूँ। तो बोले अब मेरे से क्या चाहता है? मैंने कहा आपसे कुछ नहीं चाहता, आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। मैं जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मेरा टाइम तैयार है। तो उन्होंने किया। तो अब मैंने कि 60 लाख वोटों में सरकार बनेगी। तो उन्होंने कहा कि 60 लाख मुझे वोट दिखाना पड़ेंगे पहले जनता में बिठा करके नीचे मैदान में।
मैंने ठीक है, मैं उनको बुलाया, मैंने कार्यक्रम किया, गिनते वो भी गिनवा दे गए, मैं भी गिनता गया। मैंने 3-4 लोग छोड़ दिए, मैंने गिना करो कितने लोगों की सभा है, उनके भी लोग लगे। गिनते 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 हम लोग पहुंच गए 50 लाख के लगभग। फिर बोले 50 लाख की जैसी बात पहुंचे, फिर बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी। अब बड़ी बड़ी सभाएं जब होने लगी तो उनका ज़्यादा मन लग गया। फिर आखिरी में बोले कि अब बंद कर। मैंने क्यों, क्या हो गया कोटा? मैंने कोटा नहीं, कोटा से तो ज़्यादा हो गए। कि कितना हो गया? मैंने कि 1,12,00,000 लोग हो गए। कितना हमने बिठा करके समझा दिया, ठोक करके। इसमें से एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाएगा, ये हमारा कैडर है। जिस वोट को मैं तैयार कर दूं उसको कोई खरीद नहीं सकता। और उनने घोषणा की कि मेरा मुख्यमंत्री फूल सिंह बरैया बनेगा। जो काम फुले साहू अम्बेडकर ने किया है उत्तर प्रदेश में मायावती कर रही हैं और मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया करेगा, उन्हें घोषणा कर दी। और जैसे ही हम लोग ये वोट को देख करके कि मिलेंगे, तो फिर रैली हुई हमारी कहाँ, भोपाल में 21 सितंबर को। बस रैली के पहले कांसी राम जी ने मुझे दिल्ली बुलाया था। उन्होंने मुझे जो है वहाँ पर कुछ बातों का थोड़ा हल्का खुलासा किया कि कोई मैं नहीं चाहूँगा तो तू मुख्यमंत्री, मुझे तुझे बनने नहीं दूंगा तो क्या करेगा? मैंने नहीं बनने देंगे तो मैं क्या करता, नहीं बनूंगा। कि नहीं तुझे बनना है, क्योंकि उद्देश्य मालूम है क्या है? मैंने कि हाँ मालूम है। तो तूने मेरे को वादा किया है नहीं कि मैं आखिरी अंतिम सांस वहाँ लूंगा, तो ये वादा भूल गया क्या? मैंने वादा नहीं भूला, तो क्यों कह रहा है कि आपको कहोगे मना कर? कोई भी कहे तुझे रुकना नहीं है। उन्हें ये लग गया था कोई रास्ता रास्ते में रोड़ा, उन्हें लग गया था। उन्हें लग गया था कि कोई रास्ते में रोड़ा है, लेकिन उन्होंने खुलासा नहीं किया। अगर वो खुलासा कर देते तो शायद मैं समझ भी जाता। खुलासा नहीं किया। मैंने कि कोई नहीं, लेकिन ये मत कहना मैं भी विरोध करूं तो भी उन्हें हटना, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। जब मैंने वादा तो किया है मैंने, तो पलट रहा है क्या वादा से? मैंने नहीं पलटूंगा, तो कोई भी विरोध करे, पलटना नहीं है। मैं और बढ़ गया तेजी से। 21 सितंबर की रैली, जिस दिन मुझे उनने कहा 13 तारीख 14 तारीख को या 12-13 ऐसी डेट है, बस वो वहाँ से मुझे समझा के गए और वो हैदराबाद के स्टेशन पर उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उसके बाद वो आए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, यहाँ पर कराए गए। उस हॉस्पिटल में साहब से मिलने गया, मुझे मिलने नहीं दिया मायावती जी ने, बस ये है। और वो दूसरे दिन मेरे को पार्टी से निकाल दिया। मुझे ये कारण पता नहीं है कि मुझे क्यों पार्टी से निकाला, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि मुझे पार्टी से निकाला क्यों, बस पार्टी से निकाल दिया। और जैसे ही मैं घर आया तो मेरे घर पे छापे डलवा दिए, मेरे घर में पुलिस भेज दी। पुलिस भी इस तरह से भेजी कि इसके घर में ले जाओ, ये चरस, अफीम, गांजा और AK-47 ये रखना है। तो पुलिस वाले गए और रखे आए। तो मैंने फिर वकील साहब थे तो उनसे कहा, मैंने कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं अब अभी आप जाना मत, वहाँ हम जाते हैं। तो टीम बना करके वो आए कि लो हमारे सामने बताइए क्या क्या करना है। तो उनने फिर पूरे 2-3 दिन वो मेरे घर की छानबीन की उनने, लेकिन वकील की टीम रही, तो मैं उससे बच गया। फिर मेरे ऊपर मुकदमे ले जाए, टिकट चोरी और झंडा चोरी के। तो हाई कोर्ट ने मेरी बिना शर्त जमानत की जगह पर मुझे बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने, कि जो ग्वालियर खंडपीठ, ग्वालियर खंडपीठ जी। हाँ, SP को बुलाया, उनने कहा, और अपने गुप्ता साहब थे नहीं ग्वालियर के जी, तो वो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की केस लड़ते थे, फिर उन्होंने लड़ना बंद कर दिए थे। तो वो बोले कि मेरे से बेटा बुरा ना लगे तो मैं एक काम करना चाहता हूँ। मैंने सर बताइए, कि आपके केस की बहस मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप क्यों करना चाहते हैं? और मैं केस बहस करूँगा और पैसा नहीं लूँगा। और मैंने आप तो जाने में कैसे भी जाऊँगा। तो मेरी समझ में नहीं आई। तो मैंने ठीक है साहब। तो उनने बहस की जज से। जज ने कहा कि आप क्यों आए? ऐसे कंधे पर उनके परिवार के लोग रहे होंगे या वकील जो भी, कंधे पर ऐसे रख के गए बड़ी मुश्किल में, कि तो साहब आपको बैठा, नहीं मैं खड़े होकर के बहस करूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बैठिए जज साहब। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये जो आपका सरकारी वकील है वो कुछ पता है,
तो उसने मेरे ऊपर कई आरोप ठोक दिए, कई आरोप कि ये चोर है, ये फलाना है, ये फलाना है, जाने डकैती डाली है, जाने मायावती जी को नाम बदनाम किया है, ये टिकट बेचे इस आदमी ने, ये किया है। तो बोला जज साहब आपके तरफ से हो गया पूरा, क्या हो गया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके कुछ शब्द मुझे याद है कि जो व्यक्ति जिस पार्टी में रहा हो, अब ये डकैत है क्या है ये मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता, मैं पूछना चाहता हूँ। 2 पॉइंट हैं, एक तो टिकट चोरी, एक झंडा चोरी। तो जिस व्यक्ति ने झंडा चुराया है, अब वो दूसरी पार्टी है, खुद की पार्टी बनाई है, तो वो झंडा चुरा करके अपनी पार्टी में इस्तेमाल कैसे करेगा? उसके लिए वो झंडा तो नॉन लेस हो गए, सेंसलेस, क्या मतलब? बहुत बढ़िया। दूसरा टिकट, जब टिकट वो बीएसपी में होता तो वो टिकट उसके काम का था, वो जब अपनी पार्टी में है तो वो टिकट या क्या काम का होगा? तो कि फैसला सुनाई देता हूँ। तो उनने कहा कि जमानत की ज़रूरत नहीं है, ये आदमी पर दोष बनता ही नहीं है, तो इसकी एफआईआर में क्वेश्चन करता हूँ, और ये जो एसपी को ये हिदायत देता हूँ कि आगे आने वाले समय में ऐसे मुकदमे अदालत में नहीं आना चाहिए जिसका कोई सिर पैर ना हो। बहुत खूब बरैया साहब। हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं और इन दोनों पार्टियों ने कोई भी तीसरी फोर्स आई उसको पीछे ढकेला, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश से आई, उत्तर प्रदेश से आने वाली बीएसपी हो, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो महाकौशल में। इन समाज के कमज़ोर तबकों की नुमाइंदगी करने वाली गोंडवाना और बीएसपी 2 दल मैं मानूंगा। फिर भी आपको कांग्रेस की शरण लेनी पड़ी, क्या ये मजबूरी थी? बहुत तकलीफ हुई होगी आते हुए कांग्रेस में। कांग्रेस में मैं स्पष्ट करता हूँ, कांग्रेस में मैं क्यों गया कि जैसे मुझे लग रहा था मैं अपने इस आंदोलन को जो मेरा ध्वस्त कर दिया था मायावती जी ने, उसको मैं जिंदा करने की कोशिश में लगा रहा लंबे समय तक, शायद खड़ा हो जाए, शायद खड़ा हो जाए। लेकिन अब पब्लिक का मूड है जी। इधर एक आवाज उठ गई कि भारत का संविधान अब बदलेंगे, ये आने लगा, कानों में खबरें आने लगी, कोई यहाँ बोल रहा है, कोई वहाँ बोल रहा है, कहीं इनकी मीटिंग में चर्चा चल रही है, और मैं भी अपने भाषण करने लगा कि संविधान को हम बचाएंगे। तो अब संविधान हमारा जिंदगी है, मैं आपको बता दूं, इसकी क्या लाइन है, संविधान को बचाऊंगा मैं। अब इधर मैं संविधान को बचाऊंगा तो संविधान बचेगा कैसे? ये घोषणा थी भारतीय जनता पार्टी की संविधान को खत्म करने की। तो मैंने कहा कि संविधान बचाएगा कौन? तो संविधान कैसे बचेगा? तो संविधान बचाने के लिए संविधान खत्म करने वाली पार्टी को हमें हराना पड़ेगा, ये मेरी खुद की सोच है। तो मैं कैसे हराऊंगा? यहाँ अगर हराना है बीजेपी को तो कांग्रेस का साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो मैंने कि मैं अब अपनी पार्टी बंद करता हूँ, मैं कांग्रेस का साथ दूंगा, कांग्रेस को वोट डलवाऊंगा। ये मेरा एक तरफा फैसला है, इसमें कांग्रेस से मेरी बात नहीं हुई। आपके लोग तैयार थे इसके लिए? नहीं, मैंने मीटिंग की उन्होंने सहमति जताई, सभी ने A to Z कार्यकर्ताओं ने सहमति जलाई कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल यही करना है, इसके लिए हम करेंगे सब कुछ। ये हम लोगों की आपस में चलने लगी। इस बीच में कांग्रेस की, अब जब ये बात फैलती है तो फिर कांग्रेस के नेताओं से भी संपर्क हुआ। उनने कहा कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं कि संविधान को बचाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को वोट देकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो सफलता जब मिलेगी, मैंने कि हम तो दूर से करेंगे, कि नहीं, सफलता जब मिलेगी जब आप कांग्रेस में अंदर आकर के ये काम करें तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। बाहर से करेंगे तो पता नहीं कि कोई ये कहेगा कि तो जो कांग्रेस ने कुछ कर दिया होगा, ये है, ऐसा कई आरोप लग जाते नहीं भाई, कोई उद्देश्य नहीं है तो दूर से आदमी क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है भाई, कोई कहने लगे ये तो कांग्रेस ने कहा इनको कुछ दे दिया हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आगे समय आने पर मैं कांग्रेस में फिर शामिल हो गया। मैंने कांग्रेस में रह करके ये काम करूंगा। ये वजह रही? हाँ, ये वजह रही। एक IAS अधिकारी मध्य प्रदेश के कहते हैं कि जब एक ब्राह्मण बेटी मिलेगी तब ये चीज़ें होंगी। तो ये अगर अभी भी ये कमज़ोर तबके से आने वाले प्रमुख लोगों का विमर्श इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा,
अंबेडकर साहब ने कभी नहीं कहा ये, और भी जितने आपको हमने कभी नहीं सुना। जी जी। हालांकि आपके कई फायर ब्रांड में आऊँगा उस पर जी भी। जी। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आप उसको मानते हैं वो गलत था? नहीं, देखिए, उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि एक शैली का भी अंतर होता है कि शेड्यूल कास्ट का कोई अधिकारी, शेड्यूल ट्राइब का अधिकारी, बहुत फर्क है। तो संतोष वर्मा जी शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, बड़वानी जिले के रहने वाले। वहाँ पर उनके शादी व्यवहार की जो शैली है, शब्दावली है, वो ऐसी शब्दावली है कि हम आपकी लड़की लेंगे, हम आप इनसे संबंध बनाएंगे, मतलब संबंध मतलब समधी, जैसे अपन समधी नहीं कहते, वो डायरेक्ट ऐसे बोलते, समधी नहीं बोलते, संबंध हमारे बनेंगे। ये शैली अभी समाज स्वीकार करने योग्य नहीं है, तो शैली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से जी। बस शैली का। बाकी कोई ऐसी बात है तो इसकी तरफ मेरा ख्याल नहीं है। मैं इसको मानता नहीं हूँ कि इस तरफ कोई हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके रिसेंट स्टेटमेंट पे, जिसकी बड़ी चर्चा रही। आपने जिस शब्द का प्रयोग किया अनुसूचित जाति जनजाति के जनप्रतिनिधियों के लिए, उस पर लोगों की बड़ी आपत्ति रही। आज देश की राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी वर्ग से आती हैं। हमने ये देखा कि कई महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बैठे हैं। ऐसे में क्या भावावेश में बोल गए आप ये शब्द, या आपको लगा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए कभी कभी ऐसी चीज़ें उछाल देनी चाहिए? क्या मैं आपको बताऊं इसके बारे में? मैं पहले तो मैं बार बार अपना मत्था ठोकता हूं कि इस देश में अब आदमी बिल्कुल ही समझदार पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है क्या, और सोच करके बात करने वाला बचा ही नहीं है क्या? सारे लोग अपनी हवा बनाने के लिए लगे हैं। हाँ। मैंने जो बात बोली है जी, मैं उसको पहले बता दूं। डिक्लेरेशन 2 का सम्मेलन था, भोपाल डिक्लेरेशन 2। तो अब ये बात थी कि भाई ये कैसे सुधार होगा, तो मैंने कहा कि मैं एक कोट करता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर को। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के समय चुनाव की पद्धति की चर्चा चल रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट। तो बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जॉइंट इलेक्टोरेट से जीत करके अगर SC ST आता है तो ये उसके जीवन का सबसे खराब दिन होगा। जॉइंट इलेक्टोरेट से जीत करके आता है, क्योंकि इससे जीते हुए SC ST के प्रतिनिधि मजल्ड डॉग की तरह हो जाएंगे। मजल्ड डॉग का मतलब है कुत्ते के मुंह पर बनी हुई पट्टी। हाँ। जिस कुत्ते के मुंह पर पट्टी बंधी हो वो काटना तो दूर, वो भौंक भी नहीं पाएगा। ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट मैंने कोट किया, मेरा नहीं है ये। और डॉक्टर अंबेडकर का मैं अनुयायी हूँ, वो मेरे आइकॉन है, तो उनका उदाहरण देना मेरे जीवन का फर्ज है। मैं ये मानता हूँ कि उनका जीवन ना होता तो मैं शायद यहाँ नहीं होता, मैं ये मानता हूँ। तो आपने ये बात कही थी कुल मिलाकर कि आपने सिर्फ उनके कोट को उद्धृत किया था, कोट किया है बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप ये मानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के जनप्रतिनिधियों की स्थिति काफी बेहतर है, मुखर हैं, वो अच्छे से अपनी बात रखते हैं? नहीं, इससे सहमत नहीं? नहीं, मैं सहमत नहीं। वो बाबा साहब का, इसलिए बाबा साहब ने कहा था नहीं कि जॉइंट इलेक्टोरेट से जीत करके जाएंगे तो समाज की। लेकिन बड़े साहब, आप तो राजनीति के भी गंभीर विद्वान व्यक्ति हैं। कोई भी राजनीतिक दल बनता है, जैसे आपने सेपरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की, इसके पीछे मकसद यही था कि हम अपने लोगों को ताकतवर करें। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को समर्पित है, बीजेपी, कांग्रेस, तो वो अपनी ही आइडियोलॉजी को लेकर चलेगी। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसमें टोकना चाहूँगा जी। वैसे आपकी बात पूरी हो गई जी। ये जो सिस्टम था ये परमानेंट नहीं था। रिजर्वेशन भी परमानेंट नहीं है। ठीक कैसे है? जैसे बीमार व्यक्ति, डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर रहा है, दवा दे रहा है जी। कब तक देगा दवा? जब तक कि वो बीमार है। बीमारी ठीक होकर के सामान्य व्यक्ति के बराबर खड़ा हो जाए तो बीमारी अपने आप दवा बंद हो जाएगी। ऐसी रिजर्वेशन है, ऐसे ही वो सेपरेट इलेक्टोरेट।
ये इसमें नहीं इसको शक्ति दे रहा, नहीं। हम्म, जो समाज में हमारा पहले तो ये समाज रहा होगा, रहा होगा। हम्म, किसी कारण से कहीं कोई घटना घटी, वो उस पर अपन जाना नहीं चाह रहे, वहां से एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया है। तो बुद्धिमानी यही है कि हमारा एक भाई यहाँ पहुंच गया, उसे जब तक हम बराबरी न लाए तब तक हम नए काम कोई नहीं करेंगे। तो वो सिस्टम इसलिए बनाया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ये सब बराबर हो जाएंगे, और बराबर जब हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा थोड़ा नहीं है कोई पक्षपात वाली बात। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, कांग्रेस में हैं आप, कांग्रेस अभी संघर्ष काल है, बहुत सारी उलझने हैं। अब सुन रहे हैं कि राम मंदिर जाएंगे राहुल गांधी, और आपको राजनीति में आप तो बहुत समझते हैं कि देश काल की परिस्थितियों को देखकर ही आपको आगे बढ़ना होता है, क्योंकि इसका नाम ही है राजनीति। तो यहाँ जो मुख्य तत्व है वो है चुनाव जीतना, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, जो आपको भी अपनाना पड़ा। भले ही आप मन से सहमत हुए नहीं हुए, लेकिन आपको लगा कि मेरी ताकत जब तक एक मैं मजबूत और संगठित राजनीतिक दल से नहीं जुड़ूंगा, अकेले मेरी शक्ति नहीं है। तो कांग्रेस इतनी भंवर में है, तो आपकी उम्मीदें, कांग्रेस की उम्मीदें, और कांग्रेस भंवर में क्यों है? आप बहुत साफ बोलते हैं, तो इसका उत्तर चाहूँगा। देखिए, कांग्रेस दरअसल मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी, उन्होंने अभी देश का और जी जनता के बीच का एक मर्म समझ लिया है, जो समझना चाहिए था, जो हमारे देश में बाकी बीजेपी के भी बुद्धिमान हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए था कि जब तक ये सारा समाज एक नहीं होगा, समानता में नहीं आएगा, तब तक हम भारत को विकसित देश नहीं बना पाएंगे। और इसकी संख्या ज़्यादा है, इसको छोड़ करके हम विकसित बना भी लें। जैसे आप एक उदाहरण देना चाहूँगा, अगर आप उसमें सहमत हो, या मेरे ख्याल से सहमत होना ही चाहिए जी। हमारे देश की जनसंख्या आज की 140 करोड़ जी। इसी अनुपात में हम नीचे जाएं तो दूसरे देश की भी उतने नीचे जाएगी। हम हर युद्ध हारते क्यों थे? क्योंकि हमारे देश में एक ही वर्ग को तलवार चलाने का मौका दिया था, उसकी संख्या कम थी, उधर से कम संख्या वाला भारी पड़ जाता था। तो अब वो तलवार चलाने का अवसर अगर सभी को दे दिया जाता तो ये भारत कभी नहीं हारता। ये मैं ऐसा मानता हूँ, और आज भी मानता हूँ, आगे भी मानता रहूँगा। तो जब तक आदिवासी हमारे बराबरी पर आकर के खड़ा नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट बराबरी पर खड़ा नहीं होगा, ओबीसी बराबरी पर खड़ा नहीं होगा, और भाईचारा बन के फिर हम कहेंगे हम सब एक हैं, और जो शब्दावली से कहना चाहो वो कहेंगे, तब हम टक्कर दे पाएंगे विकसित देशों से। जैसे आदिवासी, ये भी एक बड़ा वायरल हो रहा है। मैंने कहा कि आदिवासी को बचाओ, कैसे भी अभी आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है। ये मैंने क्यों कहा है? क्योंकि आदिवासी का कोई पीएचडी करे, आप किसको बुला करके उससे डिस्कशन करना। मैं आदिवासी को, आप अपने को हिंदू नहीं मानते? नहीं, सुनिए, इसको तो पूरा कर लूँ। जी जी। कि आदिवासी जंगल और आदिवासी, मछली और पानी, पानी निकाल दीजिए मछली मर जाएगी। आदिवासी को आप हटा दीजिए, जंगल काट दीजिए, आदिवासी जिंदा नहीं रहेगा। आप लिख लीजिए आज। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। आदिवासी प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक, ठीक है। और दुनिया में कई ऐसी कम्युनिटी हैं जो आज भी रिलीजन लेस हैं, इनका कोई धर्म नहीं है अभी भी। धर्म मनुष्य ने बनाया तो नहीं बना पाया अभी। हमारे देश में आदिवासी भी ऐसी कम्युनिटी है जिसका कोई धर्म नहीं है अभी कोई धर्म नहीं है। अभी पहली बार नेचर है, प्रकृति तो प्रकृति नहीं, प्रकृति पूजक है, धर्म नहीं, कोड नहीं है उसका। हाँ, मतलब धर्म नहीं है, नहीं कोड, लेकिन प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक है। और सनातन भी प्रकृति पूजक है। थोड़ा सा जी, हाँ, प्रकृति पूजक है। एक धर्म कोड आदिवासी का सोरेन साहब ने झारखंड में बना करके वो बिल पास करके भेज दिया कि हमारा आदिवासियों का धर्म कोड है सरना, ये है। इसका ममता बनर्जी ने सपोर्ट कर दिया, और भी देश राज्यों ने करना चाहा तो वहाँ नहीं करने दिया। तो वो मांग है उनकी कि हमारे आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, आदिवासियों का धर्म कोड को मान्यता मिले। मोदी साहब से निवेदन किया, राष्ट्रपति महोदय से किया, नहीं हो पाया। और धर्म का नाम है सरना। सरना का मतलब है उपवन, यानी वही प्रकृति का, प्रकृति, ठीक है। आदिवासी प्रकृति से हट करके जिंदा रह ही नहीं सकता। अगर आदिवासी को आपने हिंदू बना दिया
वो जिंदा नहीं रह पाएगा। हम्म, अब कोई कहे कि इसको रोको, वो उसका प्रकृति का धर्म है, उसकी तरफ ही उसे डाइवर्ट करिए। ये मैंने बोला था, जिसको भी लोगों ने यही कहा है कि जी अब बात आती है कि आप हिंदू नहीं है, जो आपने सवाल किया। मैं हिंदू नहीं हूं कि हूं, ये इसका डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा? मैं ये कह दूं कलेक्टर हूं मैं, क्या मेरे पास कोई मानेगा? आईडी मांगेगा, कागज मांगेगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि धर्म का रिकॉर्ड आएगा ग्रंथों से। पहले तो हमें ये समझना होगा कि आप हिंदू किसको मानते हैं। ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, अगड़ी, निचली, क्या आप हिंदू को इसमें उलझाते हैं? नहीं, मैं तो हिंदू, देखिए मैं आपको बता दूं जी, हिंदू में तो हम सब हैं। नहीं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। मैं तो इस परिभाषा से कि कौन हिंदू कौन नहीं है, मैं दूर रहता हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ, जब से जो चल पड़ा। आपकी राजनीतिक विचारधारा से अटकती है ये बात? नहीं 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 नहीं, नहीं जी, ना जी, हाँ, नहीं क्लियर कट जी। अब देखो, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि आप नास्तिक हैं क्या, कुछ कहते हैं आस्तिक हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ ना मैं आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। मैं आपको बता दूं, बहुत सुंदर, ठीक है कि नहीं? हाँ, जो मुझे दिखता है वही करता हूँ, वही के बारे में बात करता हूँ। तो पूरे धर्म ग्रंथ मैंने खंगाट डाले। मैंने क्या कि पूरी स्टडी की, बाबा साहेब अम्बेडकर के सारे जो एट्रोसिटीज के बारे में उन्होंने लिखा है कि हमारे साथ क्या क्या होता था, कि अगर ये पढ़ने जाएगा। और कितनी जातियों का, एक जाति नहीं, 6743 जातियों की बात कर रहा हूं मैं, कि ये अगर पढ़ने जाएगा तो जीभ काटी जाएगी। तो मैं हिंदू हूं, मेरा भाई हिंदू है, तो मेरा भाई हिंदू मेरी जीभ काटेगा क्या पढ़ने के नाम पर? नहीं काटेगा, लेकिन काटी गई। जी, ये अतीत की मूर्खता है। नहीं, इनको वर्तमान की पीठ पे लाद के क्यों चले? सुनिए मेरी बात, जी सुनिए जी। अभी पढ़ेगा तो शीशा भरा जाएगा कान में, ये सब अतीत है। देखेगा तो आंखें फोड़ी जाएंगी जी। अगर बैठेगा तो ये नाम नहीं लेना चाहता, उसमें साफ लिखा हुआ नाम, ये हिस्सा काट दिया जाएगा। तो ये हिंदू के लिए करेगा। रेप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट ओबीसी के महिलाओं के साथ रेप होते। एक रेप की थ्योरी है कि कोई जा रहा है आदमी और उसे रास्ते में कोई खूबसूरत महिला मिल गई और उसकी सुंदरता को सहन नहीं कर पाया और उसके साथ उसने ये कर दिया। आदिवासी महिलाएं खूबसूरत हैं, एससी के महिलाएं खूबसूरत हैं, मोस्ट ओबीसी के महिलाएं खूबसूरत हैं, फिर रेप क्यों होता है? इसका भी लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में कि रेप करना जरूरी है। ये विनम्रता से आपसे कहूंगा मैं कि वो धर्म ग्रंथ ही नहीं है जिसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं। अच्छा ठीक है, वो अपभ्रंश हैं और कुछ विकृत मानसिकता के, मुझे कहने में संकोच नहीं कि जिन लोगों ने लिखा है ना वो मनुष्यता को मानते हैं, ना मनुष्यता पर उनका भरोसा है, और ना ऐसी चीज। आप बताइए, रैदास क्या संत नहीं है? जब मन हो चंगा कठौती में गंगा। तुलसीदास क्या उनके चरणों में नहीं बैठते थे वाराणसी में? आप कैसे हम इनको बात करेंगे? हाँ, मैं मानता हूं कि अतीत कुछ ऐसी घटनाएं हैं, आप 18वीं सदी में जाएं, आप उसके पहले जाएं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी हम बात करेंगे। इसमें हम पर आने आक्रांताओं के जो हमले हुए, उन्होंने भी हमें बांटने के लिए जाति को एक बड़ा हथियार बनाया। पहले कमज़ोर और अगड़ी और पिछड़ी और बाद में हिंदू मुसलमान जातियों में बांटा गया है भारत को। संविधान सभा की पहली बैठक थी, उसमें डिस्कशन हुआ कि किन किन लोगों को हम शामिल करेंगे। कुछ लोग इसमें थे कि ये कमजोर वर्गों के वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नहीं, सभी का होना चाहिए, डेमोक्रेसी तभी हमारी फलेगी फूलेगी। पहले इनके बारे में लिखा गया है ये जानवर हैं, ठीक है कि नहीं? तो जानवर को इंसान बनाना पहला काम संविधान में, और इंसान को भारत का नागरिक बनाना दूसरा काम, और इनको जिंदा रहने का अधिकार देना ये काम। तो जिंदा रहने का अधिकार सिर्फ संविधान में मिला है, अन्यथा पहले जिंदा रहने का अधिकार नहीं था, ठीक है कि नहीं? तो जिंदा रहने का अधिकार 26 जनवरी 1950 से मिला, इसके पहले जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। जिंदा रहते थे वो अलग बात है, जैसे उसने कान में पिघला के शीशा भर दिया, ये अतीत की बात नहीं है, ये अभी की बात है। तो वो आदमी बचेगा क्या? जिसकी जीभ काट लो, ब्लड का प्रेशर सबसे ज़्यादा यहीं पर रहता है, वो बचेगा क्या? आंखें फोड़ दोगे, 10 अंगुल की लोहे की सलाख घुसेड़ दोगे, बचेगा क्या? तो जो व्यक्ति का पीछे हिस्सा काट देंगे, बचेगा क्या? गंदा पानी पीने का अधिकार था,
शुद्ध पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो अभी गंदा पानी पी करके 23 मर गए इंदौर में, उस समय कितना जीते होंगे लोग। तो जिंदा रहने का अधिकार संविधान में दिया है, और संविधान अगर खत्म होता है तो ये जिंदा रहने का अधिकार छिन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं चलिए, आप अपनी मान्यता के साथ रहने का लोकतांत्रिक अधिकार आपके पास है, और आपसे जो लोग असहमत हैं, जिनमें कई बिंदुओं पर आप विनम्रता से मुझे भी रख सकते हैं, वो अधिकार मेरे पास भी है। लेकिन ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि एक भारत और समवेत भारत का जो स्वप्न है उसमें जाति का कोई स्थान नहीं, और ये दायित्व हमारी युवा पीढ़ी का है कि वो नारों में ना उलझे, वो इसमें ना उलझे कि किसने क्या कहा, बरैया साहब ने क्या कहा, या एंकर ने क्या कहा, या इसके पहले क्या कहा गया। वो मनुष्यता को देखे, क्योंकि जो खून मेरी शिराओं में बह रहा है वही आपकी शिराओं में बह रहा है। और जाति में पैदा होने से कोई उच्चता और निकृष्टता कभी नहीं होती। कम से कम आप वास्तविक हैं, लेकिन मैं आस्तिक हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर कभी इस भेदभाव का जन्मदाता नहीं हो सकता है, न हुआ है कि वो इस आधार पर निर्णय सुनाए कि आप अगड़ी जाति में जन्मे हो, आप पिछड़ी जाति में जन्मे हो। ये कुछ विकृत लोगों की सोच है। उन्होंने अपनी मोनोपोली के लिए, जैसे तानाशाही हो जाती है, उन्होंने किया होगा। निश्चित तौर पर वो तब भी बहुत दुखद था, और आज भी जो कर रहे हैं वो भी बहुत दुखद है। आपकी दलीलें थीं, जिस सोच पर आप कायम हैं, आप उस सोच के साथ डटे रहे, जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए और समाज के कमज़ोर तबके की जिस आवाज़ के लिए और जिस आवाज़ को बनकर आप उभरे हैं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं बरैया साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार एक और पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।